हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फोकस। हम अपनी आज की वीडियो में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को मैंने 6 फोकस पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है क्यों। पॉइंट नंबर 2, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसको हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनाते हैं कि हम इसको अपनी बुक में, अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर ने इंडिया में कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। फोर्थ पॉइंट इज एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर में कौन कौन से परिवर्तन आए, कौन कौन से रिफॉर्म्स आए। पॉइंट नंबर 5 इज अचीवमेंट ऑफ इंडियन रिफॉर्म्स। उन रिफॉर्म्स की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, और उन अचीवमेंट्स में एक सबसे बड़ी अचीवमेंट जिसको हम फोकस सबसे ज़्यादा करेंगे वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। उसका अगला पार्ट हो जाएगा इसी में ही कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। पॉइंट नंबर 6 हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आपने नोटिस करा होगा कि मेरी वीडियोस में हमेशा लास्ट में 5 क्वेश्चन होते हैं जो हमारे लिए इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लास्ट में वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बी क्विक एंड स्टडी विद फोकस। जैसे कि चैप्टर का नाम है फीचर, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, तो पहला सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर होता है हम किसी भी लैंड के ऊपर कल्टीवेशन के पर्पस से, खेती के पर्पस से, उस पर कुछ उगाने के पर्पस से अगर किसी भी लैंड के ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कल्टीवेशन यानी कि एग्रीकल्चर के अंडर आ जाती हैं। अब उसमें हम कल्टीवेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए फूड क्रॉप्स जैसे कि राइस और वीट जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं उनको भी काउंट करते हैं, और उसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में हम नॉन फूड क्रॉप्स जैसे कि जूट एंड कॉटन को भी इंक्लूड करते हैं। एग्रीकल्चर किसी भी प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल कंपोनेंट माना जाता है, यानी कि हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं जैसे कि आप जानते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी का सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल कंपोनेंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो एग्रीकल्चर को ही माना जाता है, और इससे बनने वाले, इससे जो आउटपुट निकलती है एग्रीकल्चर से, वो हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एसेंशियल मानी जाती है। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यानी कि हमारा जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग से ही करा है और अभी भी करता आ रहा है। हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वहाँ पे जीडीपी में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है तो वो एग्रीकल्चर का है। अगर हम 2014 और 15 का डाटा लें तो वहाँ पे 17.4% जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आया है। पॉइंट नंबर 2 है एम्प्लॉयमेंट। इंडिया की जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी कि वो पॉपुलेशन जो काम कर रही है, जो किसी ना किसी तरह से काम करके अपनी लिविंग अर्न कर रही है, उस पॉपुलेशन में से ऑलमोस्ट 50% का एक एस्टिमेशन है कि वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। यानी कि इंडिया में जितने भी लोग काम करते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 50% लोग जो हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट 50% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। थर्ड आता है पॉइंट हमारे पास इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। जितनी भी इंडस्ट्रीज इंडिया में हैं उनको रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करता है, उनको ज़्यादातर रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से ही मिल पाता है। एग्रीकल्चर को सप्लायर माना गया है किसका, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स का। अगर हम कॉटन की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़ा उद्योग है हमारे पास, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कॉटन कौन प्रोवाइड कराता है, वो उन्हें एग्रीकल्चर से प्रोवाइड होता है। जितनी भी ऑयल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए सीड्स कितना इंपॉर्टेंट है, उन्हें वो सारा सीड्स जो हैं वो एग्रीकल्चर से प्रोवाइड होता है। जितनी भी हमारी चीनी की मिल है, जो शुगर मिल्स हैं, उन्हें गन्ना कहाँ से मिलता है, उन्हें वो सब कुछ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 इज कंट्रीब्यूशन टू द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों में बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। इंडिया में जितने भी लोग हैं वो फूड के लिए, जितनी भी फूड क्रॉप्स आएंगे, दूसरी नॉन फूड क्रॉप्स है, वो इंडिया से खरीदते हैं ज़्यादातर। और बाहर भी हम अपनी टी, जूट, काजू, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये सारी एक्सपोर्ट करते हैं। तो बाहर एक्सपोर्ट करने से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है, जिससे हमारी कंट्री ग्लोबलाइज नेशन बनती है। हमारी जो कंट्री के रिलेशंस है दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो अच्छे होते हैं। और जो हमारा इंटरनल ट्रेड है, जो हमारा डोमेस्टिक ट्रेड है, वो क्योंकि हमारे लोग हमारी कंट्री से ही जितना भी फूड और नॉन फूड क्रॉप्स है लेते हैं, उससे हमारा जो डोमेस्टिक ट्रेड है वो भी इंक्रीज़ होता है। यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है।
पॉइंट नंबर 5 इज सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। अब वेज गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। वेज गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, जैसे कि वीट, राइस, दालें, बाजरा, ऑयल। ये चीज़ें हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमें ये चाहिए। हम बिना गेहूं के, बिना चावल के, बिना खाने के नहीं रह सकते। तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारे को वेज गुड सप्लाई करता है, हमारे को वो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है वो सप्लाई करता है। इसके साथ लास्ट पॉइंट हमारा आता है सपोर्ट टू दी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। इंडिया में रेलवे और रोडवेज यानी कि जो सड़क से जो चलती हैं और जो हमारी रेलगाड़ी है, इनको सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़े अमाउंट में एग्रीकल्चर सेक्टर प्रमोट करता है, क्योंकि जो रेलवेज़ हैं और जो रोड से हैं हमारा खाने का सामान और नॉन फूड क्रॉप्स आइटम्स ये इधर से उधर बहुत जाती हैं। कितनी चीज़ें हैं जो इंडिया के एक पार्ट में बनती हैं और दूसरे पार्ट में जाके सप्लाई होती हैं। इनको इधर से उधर लेके जाने के लिए रेलवेज़ और रोडवेज़ बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती हैं। इसके लिए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को सबसे ज़्यादा काम जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। बोथ रेलवे एंड रोडवेज आर द बल्क कैरियर ऑफ फार्म प्रोडक्शन इन इंडिया। दस एग्रीकल्चर इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इसलिए हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है उसको सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है, सबसे ज़्यादा हिट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। हमारा अगला टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर के क्या क्या फीचर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अगर आपको याद होगा, मैंने चैप्टर 1 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर भी इसमें फर्स्ट टॉपिक ही एग्रीकल्चर था, और वहाँ पे हमने इसके एग्रीकल्चर के जितने फीचर्स डिस्कस करे थे ये सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट उसी के ही आगे इंक्रीज है, यानी कि उन्हीं से ही रिलेटेड है, वही पॉइंट्स है जो इस चैप्टर में दोबारा रिपीट हो गए हैं। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार उसको दोबारा देख लीजिए, क्योंकि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का फर्स्ट पॉइंट है लो प्रोडक्टिविटी। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत लो थी। हमारे पास खेती करने के लिए लैंड तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, पर जो क्वालिटी थी और जो क्वांटिटी में सामान उगाया जा रहा था, हमारा आउटपुट लेवल बहुत कम था। पॉइंट नंबर 2 इज़ डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। हमारे पास, जैसे आपको पता है कि खेती करने के लिए हमारे को फार्मिंग के लिए पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे को इरिगेशन पर्पज़ के लिए पानी चाहिए। पर एग्रीकल्चर सेक्टर के पास रेनफॉल के अलावा और कोई अच्छा मीडियम पानी के लिए था ही नहीं, यानी कि हमारे जो डिपेंडेंसी थी रेनफॉल पे वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये एक ऑब्वियस फैक्ट है कि अगर अच्छी बारिश होगी तो अच्छी हमारी पैदावार होगी, हमारा आउटपुट लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा। पर अगर कहीं बारिश ना हुई या फिर बाढ़ आ गई या सूखा आ गया तो हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो फार्मिंग लोग अपने लिए करते हैं, सिर्फ उतना ही उगा रहे हैं जितना कि उनकी फैमिली को पूरा हो जाए, जितना वो खुद खा लें, इसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। तो उस समय पर जो हमारा एग्रीकल्चर था उसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत ज़्यादा थी। जो फार्मर्स थे वो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरी करने के लिए फार्मिंग करते थे, ना कि किसी बिजनेस को करने के लिए या फिर कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए। उनका एक ही जो पर्पस था फार्मिंग करने का वो ये था कि उनकी फैमिली की नीड्स पूरी हो जाएं, कोई कमर्शियल नेचर नहीं था उनकी फार्मिंग का। पॉइंट नंबर 4 इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे एक ही काम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर एक काम को करने के लिए अगर 4 लोग चाहिए तो वहाँ पे एक ही काम को करने के लिए 10 लोग जुड़े हुए हैं। दूर से देखने पे तो ऐसे लगेगा कि वो 10 के 10 लोग को काम मिला हुआ है, वो 10 के 10 लोग एम्प्लॉयड हैं, वो कमा रहे हैं। पर अगर आप रियलिटी में जाके देखें तो वो इतना काम बड़ा है ही नहीं, उसे 4 लोग भी अच्छे से कर सकते हैं। तो जो बाकी बचे 6 लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, पर क्योंकि हमें इस तरह से वो दिखाया गया है, इस तरह से वो लगता ही नहीं कि वो अनएम्प्लॉयड है, पर इन रियलिटी उनमें से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। पॉइंट नंबर 5 इसमें आ जाता है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। हम जो फार्मिंग करते हैं ना उसमें मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका यूज़ अब होने लग गया है। अगर आप किसी भी सेक्टर में चले जाएंगे, किसी भी सेक्टर में, तो हर जगह हाथ से काम होने की जगह कंप्यूटराइज चीज़ें होने लग गई हैं। बहुत हर जगह अगर आप देखें तो न्यू टेक्नोलॉजी एंटर कर चुकी है। पर उस समय पर इंडिया एग्रीकल्चर में मॉडर्न इनपुट्स थे ही नहीं, लोगों के पास फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स इनकी नॉलेज थी भी नहीं। और बड़े जो ट्रैक्टर्स चाहिए होते हैं काम करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, जो अच्छे इरिगेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, लोगों के पास उतनी चीज़ें अवेलेबल थी ही नहीं। पॉइंट नंबर 6 इज लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि सारे पॉइंट्स फर्स्ट चैप्टर के एग्रीकल्चर के ही आगे कॉन्टिन्यूएशन में है। तो पॉइंट नंबर 6 है लैंडलॉर्ड और टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ज़मीन का मालिक कोई और होता था और उस पर काम कोई और करता था। यानी कि जो काम कर रहा है वो उसका मालिक नहीं है, वो उस पर एज अ सर्वेंट काम कर रहा है।
The bulk of revenue is taken by the owner which is landlord and tenant got the bare minimum. यानी कि जितना भी प्रॉफिट उस खेती से होता था वो सारा जो मालिक होते हैं ज़मीन के वो ले लेते थे। क्रॉप को बेचकर जितना भी प्रॉफिट होगा या क्रॉप को ही खुद से वो ले लेते थे। और जो टेनेंट है जिन्होंने एक्चुअली में मेहनत करके उसको उगाया है, जिन्होंने वो आउटपुट पैदा करी है, उनको सिर्फ मिनिमम बहुत कम चीज़ ही मिल पाती थी। इसके बाद 7th पॉइंट है स्मॉल होल्डिंग्स। यानी कि जो फार्मर्स जिनके पास अपनी ज़मीन थी, जो छोटे किसान जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन थी, उनके पास बहुत कम ज़मीन थी। इतनी छोटी ज़मीन थी कि उन पे जो बड़ी मशीनें हैं वो आ ही नहीं सकती। अगर बड़ी मशीनें, बड़े ट्रैक्टर्स, बड़े इरिगेशन फैसिलिटीज़ आ ही नहीं सकते तो वहाँ पे ग्रोथ का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता। और अगर किसी के पास छोटी छोटी ज़मीन थी तो वो बहुत दूर दूर थी। दे आर फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। यानी कि अगर एक ज़मीन यहाँ पर है तो एक ज़मीन बहुत दूर जाकर है। तो जिन किसानों के पास अपनी खुद की ज़मीन थी वो या तो बहुत छोटी थी, और अगर किसी के पास एक से ज़्यादा ज़मीन थी तो वो अलग अलग जगह पर थी। इसी के साथ हमारे जो फीचर्स है एग्रीकल्चर के वो यहाँ ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसकी 6 बेसिक मेन प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहला है एक्सप्लॉयटिव एग्रियन रिलेशंस। जो मैंने आपको लैंडलॉर्ड और टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट बताया ये उसी का ही पार्ट है। ये उसी को इसी में समझाया गया है कि लैंडलॉर्ड कोई और है और टेनेंट कोई और है। तो इस पॉइंट को आप इसी के साथ ले लेंगे, 6 पॉइंट के साथ। इसके बाद नेक्स्ट आता है इरिगेशन। इरिगेशन फैसिलिटीज़ मैंने आपको अभी 7th पॉइंट में बताया कि जिन लैंड होल्डर्स के पास, जिन फार्मर्स के पास छोटे लैंड है, वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए या बड़े ट्रैक्टर्स जो हैं वो बड़ी मशीनरीज नहीं ला सकते, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी ज़मीन ही नहीं है जिस ज़मीन के लिए वो ट्रैक्टर्स या वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ बनी हैं। इसलिए वो इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ ला ही नहीं सकते, और ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी एक्सपेंसिव हैं कि वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इरिगेशन को हम यहाँ पे आप पढ़ के कर सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट है लैक ऑफ मार्केट। लैक ऑफ मार्केट में आ जाएगा कि एक प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम नहीं है उनके पास। फाइनेंस जो है उनके पास, एक प्रॉपर फाइनेंस का एक जो रास्ता होना चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे, वो नहीं है। कन्वेंशनल आउटलुक, यानी कि लोगों की जो सोच है बहुत रूढ़िवादी है, वो आगे सोच ही नहीं पाते। और लास्ट पॉइंट है स्मॉल एंड स्कैटर लैंड होल्डिंग। ये वही 6th पॉइंट आगे रिपीट हो गया, उसी को ही इन्होंने बार बार रिपीट कर रखा है कि या तो लैंड है तो बहुत कम है, और सबके पास है ही नहीं, और जिनके पास है बहुत कम है। अब हम इन टॉपिक्स को एक बार थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है लैक ऑफ परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन। Crop farming in India heavily depends on rainfall. Permanent means of irrigation are extremely low. Dependence on rainfall makes Indian agriculture extremely vulnerable. यानी कि जो इरिगेशन के जो मीन्स हैं, इरिगेशन के जो हमारे पास तरीके हैं वो बहुत कम है। लोग जो है वो ज़्यादातर रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, लोगों के पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेने के लिए फार्मर्स के पास इतने अच्छे ऑप्शंस ही नहीं है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम बच्चे लेते हैं जब हमें बड़ी मशीनरी चाहिए होती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम वो लेते हैं जो जिसे हम पे करने के लिए 1 साल से ज़्यादा का टाइम चाहिए। हम बैंक से अगर कोई लोन लें और बैंक को हम कहें कि हम इसे 5 साल में वापस कर देंगे तो वो लॉन्ग टर्म हो गया, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा है वो। और शॉर्ट टर्म लोन्स वो हो जाते हैं जो हम 1 साल के अंदर अंदर पे कर दें। तो इन्हें लेने के लिए भी शॉर्ट टर्म लोन फार्मर्स तब लेते हैं जब उन्हें सीड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब लेने हो, और लॉन्ग टर्म तब लेते हैं जब उन्हें ट्रैक्टर्स, बड़ी मशीनें चाहिए हों। तो इन दोनों को लेने के लिए ही उनके पास कोई एक अच्छा सोर्स नहीं था फाइनेंस का। जैसे बैंक है, उनके पास इतनी उन्हें समझ नहीं थी, या कह सकते हो उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे। तो वो महाजन या मनी लेंडर्स या लैंडलॉर्ड से जाके ये चीज़ें ले लेते थे। पर ये लोग जो मनी लेंडर्स या महाजन हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। इसके बाद आ गया कन्वेंशनल आउटलुक। इंडिया में ऐसे बहुत सारे फार्मर्स थे जो अपनी फार्मिंग को सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करते थे, यानी कि सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। अब उन्हें ये समझाया जाना कि जो फार्मिंग है वो सबसिस्टेंस से हटकर एक बिजनेस वेंचर भी बन सकता है। आप जो कमाते हैं आप उनसे बेच कर अपने लिए एक प्रॉफिट मार्जिन भी कलेक्ट कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को हटाकर एक प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। उन्हें ये समझाना बहुत मुश्किल था। तो ऐसी कन्वेंशनल आउटलुक के साथ लोगों की ग्रोथ हो पाना भी बहुत मुश्किल था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था गवर्नमेंट के सामने कि वो लोगों को कैसे समझाएं कि अपनी चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज करो और आगे बढ़ो। 4th पॉइंट इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। अगर एक मार्केट हमें अच्छे से मिल जाती है, अगर हम कपड़े लेने भी जाते हैं, हमें पता है कि एक ये मार्केट है, ये मॉल है, यहाँ पे बहुत सारे बेचने के लिए दुकानदार बैठे हैं और हम जाके वहाँ से खरीद सकते हैं, तो ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हो गया। पर उस टाइम पर
मार्केटिंग सिस्टम ही नहीं था, यानी कि एक जगह जहाँ पर लोग आएँ और अपना सामान इकट्ठा करके बेचें, या और लोग वहीं पर लोग आके वहाँ उनसे खरीद पाएँ, ये ऑर्गेनाइज्ड वहाँ पे सिस्टम था ही नहीं। मार्केटिंग system related to crop production is highly unorganized. A vast majority of small farmers continue to sell their output in the local market. जितने भी बहुत एक बड़ा अमाउंट के फार्मर्स थे, बहुत ज़्यादा फार्मर्स थे जो वहाँ की लोकल मार्केट्स में ही अपना सामान बेचना प्रेफर करते थे, इंस्टेड ऑफ कि वो एक ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेस में आए और खुद को और ज़्यादा ऑप्शंस दे अपनी चीज़ें बेचने का और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का। जैसे कि हमने अब तक डिस्कस करा कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एग्रियन रिफॉर्म्स लाए, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए ऐसे रिफॉर्म्स और ऐसी पॉलिसीज़ लाई जिनसे उनका मानना था और इससे फ़र्क भी पड़ा है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बेटर हुआ है। इसके लिए वो 3 रिफॉर्म्स लाए। पहला, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, सेकंड इंस्टीट्यूशनल एंड लैंड रिफॉर्म्स, और थर्ड जनरल रिफॉर्म्स। अगर इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई है तो वो है इंस्टीट्यूशनल एंड लैंड रिफॉर्म्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना होती है। इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आपके बोर्ड में एग्ज़ाम नहीं आएगा तो प्री बोर्ड में या मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये एग्रियन रिफॉर्म्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म माना गया है हमारे सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो पहले हम सबसे पहले टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में अगर पढ़ें तो टेक्निकल रिफॉर्म्स में था कि यूज़ ऑफ HYV हाईली यील्डिंग सीड्स को यूज़ करें, यानी कि ऐसे सीड्स जिनको बोने पर पैदावार ज़्यादा अच्छी हो। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करें। हमारे जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स अपने से खुद से घर से बनाना और अपने जो वेस्ट है जो अपनी उनका जो जैसे वो घर से बना सकते हैं उनको नेचुरली बनाना ज़्यादा पसंद करते थे, और ये है भी अच्छा। पर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसके भी बेनिफिट्स हैं। तो हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स में केमिकल फर्टिलाइजर और HYV सीड्स को ज़्यादा प्रमोट किया गया। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप में कीड़े लग जाते हैं, इसके लिए उनको जानवरों से, उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए और पेस्टिसाइड से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का जो यूज़ है उसको भी प्रमोट किया गया। इसी के साथ साथ फार्मिंग करने के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट्स होती हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, क्रॉप रोटेशन। इस साल अगर हमने चावल उगा लिए तो अगले साल गेहूँ उगा लें, अगले साल कोई वेजिटेबल उगा लें। क्रॉप रोटेशन करना, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, अच्छे सीड्स कौन से वो सिलेक्ट करना, ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेस करना, ये सब भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स कहते हैं कि हम टेक्निकल चीज़ों को, जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो अच्छी क्वालिटी के HYV सीड्स हों, चाहे वो साइंटिफिक मेथड्स हो टू इंक्रीज योर आउटपुट, इन्हें करने के लिए जिन भी चीज़ों को प्रमोट किया गया है उन्हें टेक्निकल रिफॉर्म्स में हम काउंट करते हैं। एग्रियन रिफॉर्म्स का सेकंड पॉइंट आता है इंस्टीट्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स। इसमें जो ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल वाला जो हमारा केस स्टडी था उसमें ये उसी चीज़ के ऊपर बेस्ड रिफॉर्म है। लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड बेसिकली टू द रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। These reforms also focused on the size of the holdings as well as rent on holding when these are let out other for cultivation. इन रिफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा फोकस करा उस रिलेशनशिप के ऊपर जो ओनर और टिलर के ऊपर है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ज़मीन का मालिक कोई और है पर उसके ऊपर खेती, उसके ऊपर टिल कोई और कर रहा है। तो इन्होंने इस चीज़ के ऊपर फोकस करा। इन्होंने फोकस करा कि जो भी जगह, जो भी ज़मीन जो है वो ओनर टिलर को खेती के लिए देता है उसमें वो कितना रेंट लगाता है। और जो हमारे पास लैंड है, जिन फार्मर्स के पास छोटी लैंड है या फिर वो एक जगह नहीं है, वो स्कैटर लैंड है, उसके ऊपर उन्होंने फोकस करा। पॉइंट नंबर 1 इसका आगे ज़मींदारी सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पहले भी बताया है, ज़मींदारी सिस्टम क्या था कि जो ज़मींदार थे वो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट पे करते थे। अब उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ तो रेंट अमाउंट फिक्स्ड है, पर वो अपनी ज़मीन पे काम करने वाले जो टिलर हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनसे कितना चार्ज करेंगे वो फिक्स नहीं था। इसलिए एक बहुत बड़े लेवल पे तंग करने वाली बात हो जाती थी जो काम कर रहे हैं उनके साथ। यानी कि उनसे आप कितना भी चार्ज कर सकते हो, चाहे उनकी इतनी क्रॉप प्रोडक्शन हो या ना हो, रेंट के नाम पर आप उनसे कितना भी चार्ज कर सकते हो, पर जो गवर्नमेंट को पे करना है ज़मींदार को वो फिक्स्ड है। इसलिए इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत ज़्यादा भूखमरी वाली सिचुएशन आ गई थी।
यानी कि बिटवीन स्टेट एंड एक्चुअल टेलर ऑफ द सॉइल, जो इंटरमीडिएट थे पॉपुलरली नोन एज जमींदार, हैव बीन अबॉलिश्ड। गवर्नमेंट ने उनको बंद कर दिया, जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया। ओनरशिप राइट हैज़ बिन कन्फर्म्ड अपॉन दोज हु एक्चुअली कल्टिवेटेड द सॉइल। दिस स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कल्टिवेशन बाय जमींदार्स। यानी कि जो ज़मींदारी सिस्टम था, जो ज़मींदार अपनी ज़मीन किराए पे देकर लोगों से किराया लेते थे और फिर उस रेंट को जाके वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे आते थे, ये ज़मींदारी सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया। और जो ओनरशिप राइट थे वो उन्हें दिए गए जो एक्चुअली कल्टिवेट करते हैं, जो एक्चुअली खेती करते हैं, ज़मीन उन्हें दी गई। सेकेंड पॉइंट इज रेगुलेशन ऑफ रेंट। गवर्नमेंट ने रेंट फिक्स कर दिया, अगर आप अपनी ज़मीन किसी को देते हैं तो उसका रेंट फिक्स कर दिया गया, जो कि यूजुअली 1/3 ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होता। 1/3 जितनी भी क्रॉप प्रोडक्शन होगी उसका 1/3 वैल्यू से ज़्यादा रेंट चार्ज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन क्या होता है कि दो चीज़ों को मिला देना, दो चीज़ों को अगर हम इकट्ठा कर दें उसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। यानी कि वो फार्मर्स, अगर हम इसको एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो फार्मर्स जिनकी जो होल्डिंग्स है, जिनके जो लैंड है वो एक जगह ना होकर बहुत सारी जगह पर है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे लैंड्स है जो बहुत सारी अलग अलग जगह पर है। गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्हें एक ही जगह पे उतना ही बड़ा लैंड दे दिया जितना वो डिजर्व करते हैं अपने अपनी प्रॉपर्टी के, अपने लैंड के अकॉर्डिंगली। एक डाटा के अकॉर्डिंगली 2004 में 1663 लाख हेक्टर्स ऑफ लैंड जो था वो कंसोलिडेट गवर्नमेंट ने करवा दिया था। पॉइंट नंबर 4 है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। यानी कि गवर्नमेंट ने एक ना बैन काइंड ऑफ लगा दिया, कि एक तरह का बैन है कि आपके पास इससे ऊपर ज़मीन नहीं हो सकती, और जिसके पास उस फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा ज़मीन होगी वो गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी, और जिन फार्मर्स के पास या जिन स्मॉल लैंड होल्डर के पास कम लैंड है या जो लैंडलेस लेबर हैं उनको दे देगी। तो उन्होंने क्या करा, एक काइंड ऑफ सीलिंग या फिर बैन लगा दिया कि आपके पास इस मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा लैंड नहीं होना चाहिए, और जिनके पास था उनसे गवर्नमेंट ने वो लैंड लेकर क्या किया, जो स्मॉल लैंड होल्डर्स थे या जो लैंडलेस लेबर थी उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पॉइंट नंबर 5 आ गया कोऑपरेटिव फार्मिंग। अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा तो कोऑपरेटिव फार्मिंग वहाँ भी बताई गई है, जो कोऑपरेट सोसाइटीज़ करती हैं। यानी कि कुछ फार्मर्स इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे अपना सामान या तो बेचें या इकट्ठे प्रोडक्शन करें। इससे क्या होगा, जो उनकी बार्गेनिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर कोई छोटा किसान है जो सिर्फ अपने 10 किलो गेहूं लेके मार्केट में जाता है, तो उसको मार्केट में, बाज़ार में जो खरीदने वाला है वो जितना अमाउंट कहेगा वो उतने पे बेच देगा, क्योंकि उसके पास जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। पर यही अगर वो कोऑपरेटिव फार्मिंग में आ जाए और ज़्यादा 10 या 20 फार्मर्स के साथ मिल जाए और अपने 10 किलो जो गेहूं है उनको उनके प्रोडक्शन के साथ मिलाकर 100 किलो या 1000 किलो गेहूं कर दे, तो उसकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर वो मार्केट में जाएगा तो उसकी बात का वजन बढ़ जाएगा। ये सब थे हमारे बेसिकली इंस्टीट्यूशनल और लैंड रिफॉर्म्स में। मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे थर्ड टाइप ऑफ रिफॉर्म्स में आते हैं जर्नल रिफॉर्म्स। जर्नल रिफॉर्म्स में बेसिकली 4 रिफॉर्म्स हैं जिन्हें अच्छी तरह से इलेबोरेट करा गया है। फर्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। हमारी जितनी भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी उनको ज़्यादा प्रमोट करा गया। यानी कि जितनी भी फैसिलिटीज़ थी उनमें बहुत सारी छोटी और बड़ी जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स उनको लॉन्च किया गया। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत सारे माइनर और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करा गया। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड ट्यूबवेल्स का जो एक्सेप्ट है उन्हें एक्सेप्ट किया लोगों ने अपने वहाँ पे ट्यूबवेल्स लगानी शुरू करी, और जितनी भी ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स थी लोगों ने वो यूज़ करनी शुरू करी। ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स क्या होती हैं कि मिट्टी के अंदर जितना भी अब्जॉर्प्शन होता है पानी का, हम उससे विदाउट इरिगेशन फैसिलिटीज़ हम ड्राई फार्मिंग टेक्निक यूज़ करके हम अपनी प्रोडक्शन, अपनी क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो करते हैं। सेकेंड आ गया प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे एक नाबार्ड करके बैंक के बारे में बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो cooperative credit societies and rural development banks have been established to provide credit at lower rate of interest। जैसे कि मैंने आपको पीछे फाइनेंस में बताया, जहाँ पे हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, तो फाइनेंस के पॉइंट में मैंने बताया कि फार्मर्स के पास फाइनेंस लेने के लिए एक अच्छा जो रिसोर्स है वो नहीं होते थे, इसलिए वो जो ज़मीन मनी लैंडर्स होते हैं या फिर जो महाजन्स होते हैं उनसे लोन लेना प्रेफर करते थे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अपने लोन के बदले में जो उनसे जो महाजन्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता था कि पीढ़ियों की पीढ़ियाँ आगे, उनके आगे बच्चे, आगे उनके बच्चे जो थे वो उनका लोन उतारने में ही निकल जाते थे उनकी ज़िंदगी। इसलिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स जो थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए
लो इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड कराना स्टार्ट करा. आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स हैव ऑल्सो बीन केटरिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स. यानी कि जब कमर्शियल बैंक्स जो है वो नेशनलाइज्ड हो गए, उसके बाद उन्होंने भी फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया. In 1982, National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) was established. तो नाबार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1982 में. और नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. तो बच्चे इन 1982 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन 1982 नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स एट नेशनल लेवल. यानी कि हमारे नेशनल लेवल पे जितने भी फार्मर्स हैं उन्हें जितनी भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ चाहिए अपनी फार्मिंग को करने के लिए, उन्हें प्रोवाइड कराने के लिए, जितनी भी फार्मर्स की फाइनेंस को लेके नीड्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए नाबार्ड को 1982 में इस्टेब्लिश किया गया. किस लिए किया गया? ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी जितनी भी नीड्स हैं रिगार्डिंग क्रेडिट फॉर फार्मिंग उनको पूरा किया जा सके. इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रेगुलेट मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज़. जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास एक मार्केटिंग सिस्टम नहीं था अच्छा. उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया? रेगुलेट मार्केट्स बनाई गई और कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज़ बनाई गई. रेगुलेट मार्केट्स हैव बीन एस्टैब्लिश अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया विद अ व्यू टू प्रोवाइड गुड प्राइस टू फार्मर्स एंड प्रोटेक्ट देम एक्सप्लॉयटेशन बाय द मिडल मैन. जो मिडल मैन है वो क्या करते थे? फार्मर्स से उनकी क्रॉप खरीद के कम पैसों में खरीद लेते थे और मार्केट में ज़्यादा पैसों में बेच देते थे. इससे जो मिडल मैन है उसका तो फ़ायदा हो गया, पर जो किसान है जिसने मेहनत करके उगाया वो फंस जाता था, क्योंकि उसने अपनी मेहनत करी है, इतना उसने उसके ऊपर पैसा लगाया है कि उसकी कॉस्ट भी मिडल मैन पे नहीं करते थे. इतना ज़्यादा बुरा हाल था, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था फार्मर्स को बाय मिडल मैन. तो ये जो कोऑपरेटिव कमिटीज़ बनाई गई, दीज कमिटीज शोज एंड इंश्योर टाइमली पेमेंट टू द फार्मर्स एंड ऑल्सो इंश्योर दैट ओनली स्पेसिफाइड वेट एंड मेजर यूज टू वेट द वैल्यू द फार्मर्स प्रोडक्ट. यानी कि ये जो सोसाइटीज़ थी इन्होंने क्या मेक श्योर करा कि फार्मर्स को जो पेमेंट है वो टाइम से मिल जाए, और इसी के साथ साथ एक स्पेसिफाइड जो है उनका प्रोडक्शन जो है उसको बेचने के लिए एक वेट जो है वो स्पेसिफाइड कर दिया गया कि इतने वेट से नापा जाएगा. अगर हम बाज़ार में सब्ज़ी लेने जाते हैं तो मार्केट में सबके पास 1 किलो का सेम बट्टा है, 2 किलो के लिए सेम है. ये नहीं है कि आपको कोई 1 किलो के लिए 4 आम से तोल के दे रहा है और अगर आप 2 किलो लेने जा रहे हैं तो वो 2 ईंट से तोल के दे रहा है. नहीं, एक स्पेसिफाइड अमाउंट उन्होंने एक स्पेसिफाइड वेट कर दिया गया है कि सबकी चीज़ को खरीदने के लिए इससे हम वेट करेंगे और इतनी वैल्यू सबको पे करेंगे और उन्हें टाइमली पेमेंट मिल जाए. इसको भी इंश्योर करती थी हमारी मार्केटिंग सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़. कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ इनहैंस बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स इन द मार्केट. बार्गेनिंग पावर मैंने आपको भी बताया था कि हम अगर मार्केट जाते हैं तो हम बार्गेन करते हैं कि इतने में नहीं इतने में खरीदेंगे. तो फार्मर्स की जो बार्गेनिंग पावर है अगर वो सब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर भी जो है वो इंक्रीज़ हो गई. फोर्थ पॉइंट इज प्राइस सपोर्ट पॉलिसी. प्राइस सपोर्ट पॉलिसी में क्या था बच्चे? गवर्नमेंट ने ना फार्मर्स को एक प्राइस बता दिया. कुछ क्रॉप्स के लिए एक मिनिमम प्राइस हर बार बताया दिया जाता है कि ये क्रॉप को आप इससे कम रेट पर नहीं कोई बेचेगा या फिर कोई नहीं आपसे खरीदेगा. जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर चावल हैं तो 1 किलो चावल को 20 रुपये से कम प्राइस पे कोई नहीं खरीदेगा. तो अगर मार्केट में किसी फार्मर को कोई 20 रुपये से ज़्यादा ऑफर करता है, कोई भी दुकानदार 1 किलो चावल के लिए अगर किसी फार्मर को 20 रुपये से ज़्यादा ऑफर करता है तो फार्मर फ्री है उसको जाके बेचने के लिए. कोई उसे रोक नहीं रहा, गवर्नमेंट उसको रोक नहीं रही, उससे जाके वो कहीं भी अपने चावल 20 रुपये से ऊपर बेच सकता है. पर अगर फार्मर को वो प्राइस नहीं मिल रहा तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि जितनी भी प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट खुद खरीदे उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर. तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी क्या थी कि गवर्नमेंट ने एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया एक क्रॉप के लिए. अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट अश्योर अ मिनिमम प्राइस टू द फार्मर्स फॉर हिज प्रोड्यूस. द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू बाय द सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. और मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेट जो है वो वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज एज अ निकल कर आया है कि फार्मर्स को और कुछ मिले ना मिले इतने पैसे तो एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे. तो अब तक हमने डिस्कस करा कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारी इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमारे पास एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं.
अब उन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की अचीवमेंट्स क्या हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे, और उसमें भी हम सबसे ज़्यादा मेन फोकस करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन पर। तो व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन हम उस पर डिस्कस करेंगे। ड्यू टू एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर टेंड्स टू बी अ डेवलपिंग वन, यानी कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था, बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप था, वो अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आने से डेवलपिंग बन गया। इसमें ग्रीन का मतलब होता है क्रॉप, ग्रीन रेवोल्यूशन में ग्रीन का मतलब होता है क्रॉप, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है बाउंस, यानी कि क्रॉप में बाउंस आ गया, यानी कि क्रॉप में क्या हो गया, एक बाउंस आ गया, उसकी जो पैदावार है, जो आउटपुट लेवल है उसकी प्रोडक्शन का, वो इंक्रीज हो गया। अगर हम बात करें कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ कब था इंडिया में, तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1967 और 68 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1967 and 68. In this year itself, food grain production increased by nearly 25%. और अगर हम इस साल की बात करें तो इसी साल में 25% की वृद्धि आ गई थी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। In 60s and 70s, green revolution was restricted largely to wheat and rice, specifically in Punjab, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यानी कि अगर हम 60 और 70 के दशक की बात करें, 1960 और 1970 के दशक की बात करें, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो सबसे ज़्यादा चावल और गेहूं पर ही फोकस करता था, वो भी पंजाब और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु जैसे शहरों राज्यों में। और उसी के साथ साथ जब तक 70s और 80s आ गया, तब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो पूरी इंडिया पर, पूरी कंट्री पर पड़ने लग गया, और उसमें भी उन्होंने राइस और वीट के साथ साथ बहुत सारी और ज़्यादा क्रॉप्स को भी इंक्लूड कर लिया। यानी कि अगर हम एक बार इसको ब्रीफ पे समझें तो 60s से लेके 70s तक जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो सिर्फ चावल और गेहूं, वीट और राइस तक ही था, और वो भी पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। पर उसी के बाद 10 साल के अंदर अंदर ही 70s to 80s के अंदर अंदर ही क्या हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे इंडिया में फैल गया, और इसके अंदर जो क्रॉप सारी थी वो भी बढ़ गई। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो वो क्या है, वो पहला है जंप इन दी क्रॉप प्रोडक्शन, यानी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें बहुत बड़ा जंप आया, यानी कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अगर हम वीट और राइस का ही डाटा ले लें तो 1951 में जो वीट है वो 663 किलो केजी पर हेक्टेयर उगती थी, पर 2014-15 का अगर हम डाटा लें तो 2875 पर केजी हेक्टेयर उगने लग गई। सेम राइस के साथ अगर 1951 में 668 किलोग्राम पर हेक्टेयर था, तो 2014-15 में आते आते वो 2390 किलोग्राम पर हेक्टेयर होने लग गया। इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज इक्वली एविडेंट फॉर अदर क्रॉप्स एज वेल, यानी कि 1951 से लेकर 2014-15 और आज की डेट तक जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज ही हुई है। पॉइंट नंबर 2 है चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था प्रॉब्लम्स में कि जो फार्मर्स थे वो, उनका बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी सोच थी कि वो अपनी प्रोडक्शन को अपनी फैमिली के लिए करते थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे। पर अब क्या हो गया, फार्मिंग इज नो लॉन्गर व्यू एज अ सब्सिस्टेंस, इट इज़ कंसीडर एज अ कमर्शियल नेचर एज वेल। यानी कि फार्मर्स अब फार्मिंग को अपनी फैमिली से हटाकर, अपनी खुद की नीड से हटाकर उसको एज अ बिजनेस देखने लग गए, उसको उन्होंने एज अ कमर्शियल वेंचर देखना शुरू कर दिया। पॉइंट नंबर 3 आ गया राइज इन एग्रीकल्चर एरिया, यानी कि जितना भी हमारे पास एरिया कल्टीवेशन के लिए वो इंक्रीज हो गया। वो कैसे इंक्रीज हुआ कि जो फार्मर्स हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके HYV सीड्स यूज़ करने लग गए। इससे जो बीज बोने और हमारी सच में क्रॉप उगने का जो टाइम होता है वो कम हो गया, क्योंकि HYV सीड्स इतने अच्छे थे, इतने अच्छे होते हैं कि वो जल्दी और अच्छा आउटपुट इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ हमारा जो ऑर्डिनरली टाइम लगता था वो कम होने लग गया। पॉइंट नंबर 2, जितनी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गए उनसे क्या हुआ कि जो फैलोइंग होती है वो नहीं करनी पड़ी, यानी कि उससे भी टाइम बच गया हमारे पास। जितना टाइम पहले लगता था वो कम हो गया। फैलोइंग क्या होता है, फैलोइंग होता है इट मीन्स लीविंग लैंड ऑन एज कल्टिवेटेड फॉर सम टाइम टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी, यानी कि जो ज़मीन है उस पर बिना खेती करे उसको छोड़ दिया जाता है, ताकि वो ऐसे ही रहकर बिना खेती हुए अपनी जो उसकी जो मिट्टी है वो अपने पोषण तत्व वो दोबारा रीगेन कर सके। इसलिए जो ज़मीन है उस पर कल्टीवेशन होने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। पर क्योंकि अब हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना शुरू कर दिया, इसके चक्कर से इस चीज़ से क्या हुआ कि फैलोइंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और हमारे को इतना टाइम मिल गया कि हम एक ही जगह पर, एक ही एरिया में डबल क्रॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि 2 बार भी चीज़ें उगा सकते हैं। तो ऐसे इस तरह से क्या हुआ, हमारे जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था वो इंक्रीज़ हो गया।
पॉइंट नंबर 4 इज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इंडिया में फूड ग्रेन प्रोडक्शन इतना अच्छा हो गया कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए। इंडिया का अगर आपको याद हो, मैंने सेकंड चैप्टर में बताया था 5 ईयर प्लान गोल्स। तो जो गोल ऑफ 5 ईयर प्लान था, ग्रोथ विद सेल्फ सफिशिएंसी, वो अचीव हो गया। इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन हैज़ बीन सो सब्सटेंशियल दैट इंडिया हैज़ स्टार्टेड मेंटेनिंग बफर स्टॉक। इंडिया अपने पास स्टॉक में खाना जमा करने लग गई of food grains. This stock are used in lean farmer supplies and hence India achieved its principal goal of 5 year plan, growth with self sufficiency. India एक self sufficient country बन गई in area of production of food. अब आ जाएंगी लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हमारे जितने भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए उनकी अचीवमेंट थी ग्रीन रेवोल्यूशन, और वो बहुत अच्छी चीज़ प्रूव हुई हमारी कंट्री के लिए। पर फिर भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो क्या एक बेस्ट चीज़ है, यानी कि ऐसा कुछ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ छूट गया या कुछ रह गया या उसके कुछ ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप उसके आंसर में आप ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हो एज लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पॉइंट नंबर 1 इज only for limited crops like food grains, wheat and rice, there has been no similar rise in the production of pulses and commercial crops like jute, cotton, tea, etc. यानी कि बहुत कम क्रॉप्स, यानी कि बहुत कम क्रॉप में भी वीट और राइस जो खाने वाली जो बहुत बेसिक क्रॉप्स थी, इन्हीं पर ही ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन ने फोकस करा। जितनी भी हमारी कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जूट, कॉटन, चाय, इन चीज़ों पर इतना फोकस नहीं हो पाया। जितनी भी हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन से जितना भी फ़ायदा हुआ है वो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ऐसी जगह पर ज़्यादा हुआ है। इन स्टेट्स में इसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। पर अगर हम यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों की बात करें तो यहाँ पे इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं आया। यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो माना जाता है कि पूरी कंट्री में हुआ, पर उसका जो बहुत ज़्यादा अच्छा रिमार्केबल इम्पैक्ट है वो सिर्फ कुछ जगह पर आया, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। पॉइंट नंबर 3 इज कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी उसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इनपुट्स माने जाते हैं। जो यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स, एक्सपेंसिव एंड हैवी मशीनरीज, ये जो चीज़ें हैं वो इतनी एक्सपेंसिव थी कि जो छोटे किसान हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। यानी कि जो छोटे किसान हैं अगर वो इन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो उनको इनका फ़ायदा भी इतना अच्छे से नहीं मिल पाया। और जो बड़े फार्मर्स हैं जो ऑलरेडी बहुत रिच हैं वो इनके यूज़ करके और ज़्यादा रिच हो गए, और जो एक डिफरेंस है रिच और पुअर के बीच में वो और ज़्यादा बढ़ने लग गया। पॉवर्टी सो वाइड स्प्रेड इन इंडिया एग्रीकल्चर दैट द गवर्नमेंट ऑफन रिजॉर्ट द लोन्स। यानी कि गवर्नमेंट ने, अमीर फार्मर्स इतने अमीर हो गए और गरीब इतने गरीब हो गए कि गवर्नमेंट को कितनी बार ऐसी स्कीम्स निकालनी पड़ी जिससे उन्होंने गरीब फार्मर्स का लोन बिल्कुल ही माफ़ कर दिया, आधा कर दिया, कम कर दिया। तो लिमिटेशन ग्रीन रेवोल्यूशन की यही थी कि एक तो सारी क्रॉप्स के ऊपर फोकस नहीं किया गया, बहुत कम क्रॉप्स थी जिनके ऊपर फोकस किया गया, वो भी थी राइस एंड वीट। सेकंड आ गया कि इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम जगह पर देखा गया, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र यहाँ देखा गया, और यूपी, बिहार जैसे जगह पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया। थर्ड था कि जो इससे जो इनपुट्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे तो सब उसको अफोर्ड नहीं कर पाए, और इससे जो गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने यहाँ आपके लिए 5 क्वेश्चन बनाए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, एंड देन हम इनको डिस्कस कर लेंगे और अच्छे से। आप ये 5 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि ये इस चैप्टर में से आने के इनके ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को आप इसमें डिफाइन करेंगे। वाई वॉज इट इम्प्लीमेंटेड, दैट हाउ डिड इट बेनिफिट द फार्मर्स। और ऐसे आपको क्या चीज़ें लगती हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन से फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे आपको लगता है, जिनसे पाया जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा फार्मर्स को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिवील द स्टोरी ऑफ इट्स बैकवर्डनेस, डू यू एग्री। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फीचर्स हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के जो हमने फीचर्स पढ़े, बैकवर्डनेस हो गया, लो डिपेंडेंसी ऑफ
डिपेंडेंसी अपॉन हैवी रेनफॉल, इन चीज़ों से पता चलता है कि हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। तो क्या आप इससे सहमत हैं, आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं या नहीं? इसका आंसर देने में आप येस लिखेंगे। और जितने भी हमारे फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर थे, लो प्रोडक्टिविटी, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, सबसिस्टेंस फार्मिंग, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ मॉडर्न आउटपुट्स, स्मॉल होल्डिंग्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, आप ये सब इसमें मेंशन कर सकते हैं। Question number 3 is, do you think land reforms have played a significant role in transformation of Indian agriculture? तो इस क्वेश्चन में आप येस लिख सकते हैं और लैंड रिफॉर्म्स को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लैंड रिफॉर्म्स क्या थे? जितने भी हमारे लैंड रिफॉर्म जो हमारा था, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल के बीच में, जिसमें जमींदारी सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ रेंट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, आप ये सब इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ, इन सब के होने से इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज, एक्सप्लेन प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी एंड स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें आप वही बता सकते हैं कि इंडिया की एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी क्यों थी, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छे से इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतने ज़्यादा हमारे पास चीज़ें नहीं थी, और जिन फार्मर्स के पास अपनी ज़मीन थी वो बहुत छोटी ज़मीन थी। क्वेश्चन नंबर 5 इज, एक्सप्लेन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एज अ मेजर हिट इन इंडियन एग्रीकल्चर। इस क्वेश्चन में आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के तीनों जो हमारे रिफॉर्म्स हुए थे उन तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं ब्रीफ में: टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल और लैंड रिफॉर्म्स एंड जनरल रिफॉर्म्स। Thank you for watching the video till the end. Hope you subscribe the channel if you like the video. और अगर आपने इसके नोट्स नोट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं नोट करे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स so that they can utilize this video and increase their marks in examination too.